नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संदीप पांडे जी, जो इनोवेशन के सीईओ के साथ एक राजनीतिक रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर जहां पूरे बिहार में राजनीतिक भौचाल मचा के रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही रणनीतिकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर, इस वक्त बिहार में चुनाव की क्या स्थिति बनी हुई है? बिहार में इस वक्त आपने सही कहा, प्रशांत किशोर भूचाल लाए हुए हैं और प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका इस पॉलिटिकल सेगमेंट। आप कह सकती हैं कि पहली बार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने उसमें प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल था। आज भी एक बहुत बड़ी टीम प्रशांत किशोर के साथ वहाँ लगी हुई है। तो प्रशांत किशोर तो नो डाउट इस फील्ड के कह सकती हैं महारथी हैं, तो उनसे मेरी कोई तुलना नहीं है। वो बहुत बड़े लेवल के हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग भी कह सकते हैं कि उन्हीं पच्चीनों पे चल रहे हैं, उस तरह का कुछ काम करते हैं। सर, जिस तरीके से सर ये माना जाता है कि बिहार में किसी को भी अगर कोई रणनीति जिताने वाली है तो ये उन्हीं का नाम पहले आता है, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या स्थिति रहेगी और कौन जीत सकता है? देखो अनुप्रिया, क्या होता है ना, आप इसको और आसान समझो। अभी जो दर्शक लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ। आप देखो ध्यान से, तो एक आईएएस की तैयारी करने वाला जो व्यक्ति है कि वो आईएएस में नहीं सेलेक्ट हुआ, आईपीएस में नहीं सेलेक्ट हुआ जी। और अनुप्रिया कोचिंग चला रहा है। मतलब आप समझ रही हैं? जी, मतलब जी, वो आईएएस में खुद पास नहीं हुआ, लेकिन वो आईएएस के लिए कोचिंग करा रहा है। खुद वो डॉक्टर नहीं बना, एमबीबीएस नहीं पास किया, लेकिन वो कोटा में बच्चों को नीट की तैयारी करा रहा है। तो यहाँ दो बातें हैं। ठीक है, जब रणनीति किसी और के लिए बनानी हो, जब रणनीति हम आपके लिए बना रहे हैं वहां, और जब वही हमारे लिए हो वहां, दोनों अंतर हो जाता है जी। तो यहाँ जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं तो बिहार में बहुत आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बहुत सारी सीटें जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब रणनीति बनाते हैं तो वहाँ पे चेहरा कोई और होता है ना, और जब आप खुद के लिए बनाते हैं तो वो एक मुश्किल वही बात हो सकती है कि स्टूडेंट का भी एक रोल होता है। तो ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा कि माना गया है कि जो गोपालगंज है, हाँ। वो लालू का गढ़ है, उनका घर है। हाँ, गोपालगंज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं जी। तो पहले हम लालू पे ना आते हुए पहले हम गोपालगंज में क्या होने वाला है ये हम बताते हैं। गोपालगंज जिले में जितनी भी सीटें हैं उसमें एक सीट जो है कुचायकोट, मैंने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में बताया था। कुचायकोट एक सीट है जहाँ पे कोई भी लड़ ले, मतलब कोई भी कैंडिडेट आ जाए, वहाँ पे एक जनाधार है पप्पू पांडे का। वो एक ऐसी सीट है गोपालगंज में जो पप्पू पांडे नहीं हारेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी लड़े, मतलब वहां से कोई भी लड़े। अभी तो कोई कैंडिडेट है नहीं वहां पे, कोई भी कैंडिडेट लड़ता है अनुप्रिया, लेकिन वहां पे पप्पू पांडे जीत जाएंगे। बहुत बड़ा जनाधार है, एक तरफा जनाधार है। तो ये तो बात वहीं खत्म हो गई। गोपालगंज सीट पे आते हैं। गोपालगंज सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, इस तरीके से कह सकते हैं इस बात को। बीजेपी से सुभाष सिंह वहां लगातार जीतते रहे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई और उसके बाद जब उनकी पत्नी लड़ी वहां से, तो मात्र 1800, मतलब एक बहुत छोटे मार्जिन से वो चुनाव जीती राजद से 2022 में, जब उनके पति की डेथ हुई, सुभाष सिंह की जब डेथ हुई। जो गोपालगंज का जो समीकरण है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, अगर मैं उस पर बात करूं तो गोपालगंज का जो समीकरण है उसमें मुस्लिम, यादव, इस कम्युनिटी का एक तरह से दबदबा है, कह सकते हैं ये ज्यादा है संख्या में। तो एमवाई समीकरण जो राजद का है वो गोपालगंज में फिट बैठता है, जो राजद के फेवर में जी। फिलहाल। भाजपा के साथ क्या है कि भाजपा
क्या एक जो कैंडिडेट लेवल है वो डिसाइड नहीं है कि कौन लड़ेगा, है ना? ये भाजपा के लिए ये एक माइनस पॉइंट है वहां पे। दूसरी जो बात है कि जो कुसुम देवी को टिकट मिलता है फिर से, तो बीजेपी वो सीट हार जाएगी। उसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि कुसुम देवी जैसे कि कभी भी आपको सहानुभूति जो है वो एक बार मिल जाता है। जैसे पति की डेथ हुई तो पत्नी को चुन लिया, या बाप मरे तो बेटे को, है ना? ऐसा जॉब में भी है, अब ऐसा थोड़ा होगा कि वो सीरीज चलेगा। तो कुसुम देवी को वो नहीं मिलने जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये एक बात है कि कुसुम देवी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। राजद का जो सवाल उठता है, राजद से जो पिछली बार कैंडिडेट थे, है ना, उन्होंने अच्छा लड़ा था, तो क्या वो मोहन गुप्ता को राजद कंटिन्यू करती है? ठीक है, एक मोहित गुप्ता है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनका भी अच्छा मतलब लोगों में अच्छे, उनको यंग है तो वो लोग उनको भी पसंद कर रहे हैं। गुप्ता चूंकि वहाँ पे एक बड़ी संख्या में है, वेस्ट से भी वहाँ पे कम्युनिटी है, बिजनेस प्लेस है, तो ये भी एक बेनिफिट मिल सकता है जी। सर एक सवाल जो बहुत अहम भूमिका निभाता है चुनाव के दौरान, सर क्या मुस्लिम वोट अहम होता है? एक जैसे जीतना है, क्या मुस्लिम वोट उतना ही अहम होता है जितना बाकी वोट होता है? अनुप्रिया देखो क्या है, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी की है, या पिछले कुछ सालों में, आप पिछले कुछ दशकों में रही है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो निश्चित तौर पे मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। जहाँ पे भी इनकी ज़्यादा होगी संख्या, वहाँ पे बीजेपी के लिए सिचुएशन टफ होगा। यहाँ पे सुबह ही आपके चैनल पे एक न्यूज चला, मैंने देखा भारत एक सोच पे, कि मायावती सारी सीटों पे लड़ेगी बिहार में, अकेले उतर रही है। हाँ वही। अब ये बहुत बड़ा एक मामला है, क्योंकि 2020 में जो भाजपा जीती, जो सुभाष सिंह जी थी, अब नहीं हो, उसमें मायावती का ही सबसे बड़ा रोल। मतलब मायावती ने जिसको टिकट दिया था, उस व्यक्ति ने अकेले इतना वोट पाया, मतलब आप समझ लो कि 30,000 से ज्यादा वोट, जो मतलब बीएसपी के सिंबल पे था जी। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब उसने भाजपा का पूरा काम कर दिया। तो अगर मायावती इस बार फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है गोपालगंज में, ठीक है, तो अब वो इतना वोट तो पा ही जाएगा जिससे भाजपा जीत जाए। तो भाजपा की जो एक मजबूत बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। भाजपा की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बाकी सारी पार्टियों से आप कह सकते हैं अच्छी है। इससे होता क्या है, वो लोग सीट पे बहुत माइनर एनालिसिस करते हैं, जिससे होता क्या है कि अब देखिए कैसे वो डाइवर्जन हो रहा है। मायावती को आप बीजेपी का क्या बोल सकते हैं, पार्ट बी। यहाँ पे मायावती का जनाधार बहुत नहीं है बिहार में, लेकिन देखिए कि मायावती हर सीट पे लड़ेगी। तो शायद जनता इस बात को समझ रही होगी कि मायावती क्यों हर सीट पे लड़ेगी। अब वो क्या करेंगे, मायावती मुस्लिम कैंडिडेट दे देगी। अब वो कंफ्यूजन होगा। अब मान लो कि एक मार्जिन बन रहा है 10,000 का, ठीक है। अब मायावती ने जिसको टिकट दिया, उसने 12,000 वोट पा लिए, तो 2,000 इधर आया। अब 4,000 उधर प्लस हो गया, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है 4,000 से जीत जाएगा। तो यहां पे अब चेहरा मायने नहीं रख रहा है, ठीक है। राजद से सुनीता यादव का नाम चल रहा है। पिछली बार वो जो चेयरमैन अध्यक्ष का जो चुनाव था, उसमें बहुत कम मार्जिन से हारी हो। मोहित गुप्ता ऑलरेडी वोटर चलता है उनका, अच्छा है उनका, मतलब खर्च भी कर रहे हैं पैसा, जो बिहार चुनाव में बहुत मायने रखता है। मोहन गुप्ता है ऑलरेडी, पिछली बार बहुत क्लोज जाके हारे थे अपने उनकी सुभाष सिंह की पत्नी से। बीजेपी से नाराजगी है, ये भी सही बात है। बीजेपी से गोपालगंज से वहाँ एमएलसी रहे उस जिले से आदित्य नारायण पांडे से नाराजगी है।
बीजेपी से अभी रिसेंटली उनका टिकट कटने के बाद जब आदित्य नारायण पांडे का टिकट कटा तो गप्पू सिंह को टिकट मिला, गप्पू शाही को, सॉरी, तो गप्पू शाही जीते हैं, लेकिन गप्पू शाही से भी लोग नाराज हैं। तो कहीं भाजपा के संगठन से लोग नाराज हैं, तो गोपालगंज में भाजपा के संगठन से तो लोग नाराज हैं, ये सच है, लेकिन भाजपा के वोटर वहीं के वहीं हैं और रणनीति में भाजपा ये गेम कर सकती है। तो जो मुस्लिम वाला जो आप फैक्टर बता रही हैं, अगर ये वो उसमें जाके सेंधमारी कर देते हैं और उतना मार्जिन आ जाता है जितना इनको जीत के लिए चाहिए, तो एक जो अगर पोलराइज होता, अगर राजद को अभी राजद कांग्रेस एक साथ है, ये अच्छी बात है, राजद के कांग्रेस का मतलब प्रत्याशी नहीं होगा वहां पे, लेकिन जो मायावती का जो गेम है वो गेम चेंजर हो सकता है। तो ये जो मायावती का जो गेम चेंजर जैसा आपने कहा इस वक्त, तो जब ये हर एक सीटों पे लड़ने उतर जाएंगे तो इससे जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो एक क्या होगा? निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा हाथ होगा मायावती का, और इसके लिए हो सकता है इनको इनाम भी कुछ मिले, लेकिन फिलहाल अगर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बसपा का अगर जैसे बसपा का कोर वोटर जो है, जो उनका सिंबल याद रखता है, तो मायावती के लड़ने से बिहार में, यूपी में भी होता है, तो निश्चित तौर पे जो मायावती का जो वोट जो लेके जाएंगी, ठीक है, वो किसकी तरफ से रहेगी? मायावती का जो वोट बैंक है वो विपक्ष का ही, मतलब मायावती जिसको भी लड़ाएंगी तो जो वोट वो अपनी तरफ लेगा वो महागठबंधन से लेगा, मतलब राजद और कांग्रेस का वोट लेगा। ठीक ऐसे ही जिनका आपने अभी नाम लिया प्रशांत किशोर, अब जन सुराज वहां किसको टिकट देती है, एक बड़ा सवाल है। अब जन सुराज की क्या कहानी है वहां पे? गोपालगंज में जनसुराज से जो लड़ेगा वो भाजपा को वोट काटेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जिस लॉबी पे काम कर रहे हैं वो बीजेपी का वोट काटेगी। तो ये मतलब बहुत, मतलब आप मुझसे पूछे कि गोपालगंज कौन जीतने जा रहा है, तो जिस तरह मैंने कुचाय कोर्ट को कहा कि पप्पू पांडे जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे, कोई डाउट नहीं, ये चैनल से बोल रहा हूँ, अभी जब भी चुनाव नहीं हुआ, मतलब बहुत दिन है अभी चुनाव, लेकिन मैं गोपालगंज में कह रहा हूँ अनुप्रिया, कुछ भी कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है कि ये जीत जाएंगे, बिल्कुल इस वक्त गोपालगंज को लेके आप ये नहीं कह सकती हैं कि वहां राजद का कैंडिडेट जीतेगा कि भाजपा का जीतेगा। निश्चित तौर पे जनसुराज नहीं जीत रही है, बसपा नहीं जीत रही है, लेकिन जनसुराज और बसपा ये दोनों इतना वोट जरूर काट देंगे कि या तो भाजपा हार जाए या राजद। मतलब एक तरीके से ये लोग वोट काटने पे उतर आए हैं। नहीं, वो बिल्कुल जनसुराज जो है इस वक्त पूरे बिहार में एक वोट डेंट पार्टी हो गई है इस वक्त, इस चुनाव में तो है ही ऐसा। उनको जितनी सीट मिले हम अगले डिबेट में डिस्कस करेंगे, अभी हम गोपालगंज पे ही रहते हैं। तो गोपालगंज की जो स्थिति है, गोपालगंज में इस वक्त गोपालगंज की सीट पे ऐसा कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि उस चेहरा पे लोग वोट कर दो। जैसे अभी एक वहां पे बहुत ही कद्दावर नेता काली पांडे का डेथ हुआ, तो वो एक चेहरा थे, तो जैसे अगर वो होते और गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे होते तो वो जीत जाते। तो एक चेहरा कोई नहीं है, मतलब ना इधर ना उधर, तो कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरा को लेकर आप कह दे कि ये फेस है, अनुप्रिया है यहाँ से कैंडिडेट और ये जीत जाएंगे, ये गोपालगंज में नहीं है। गोपालगंज अभी पार्टी के खेमे में घूम रहा है, चेहरा नहीं है वहां पे, मतलब ऐसा कोई पॉपुलर फेस नहीं है जिसके बेस पे वहां पे ये कहा जाए कि इनके वजह से ये पार्टी जीत जाएगी। बसपा क्या कैंडिडेट देती है, उससे राजद कांग्रेस अलायंस को क्या नुकसान होगा, तो कौन सा फेस देती है। जनसुराज अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है जो जनरल कैटेगरी से 10-12 हजार वोट ले लेता है, कट कर लेता है वहां से, तो कौन कट करता है? जनसुराज कट करती है तो बीजेपी डेंट हो रही है, और अगर राजद कट करती है, राजद का मतलब मायावती कट करती है, तो राजद हार जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर मायावती फैक्टर हटा दिया जाए, जनसुराज फैक्टर हटा दिया जाए, तो गोपालगंज सीट राजद जीत रही है, राजद जीत रही है, अगर ये फैक्टर हटा दिया जाए। अच्छा। लेकिन अभी ये फैक्टर है, और राजनीति समीकरणों पे होता है, थोड़े से वोट से इधर से उधर हो जाता है। तो अभी गोपालगंज के सीट पे किसको टिकट मिलता है
इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो। सर, ये एक अहम मुद्दा है कि अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे कहा जा सके या जिस पर दावा किया जा सकते कि ये मतलब जीतेंगे चुनाव। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आप कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा लग रहा है जिसकी जो चेहरा आ सकता है, क्योंकि काली पांडे को टक्कर देने वाला तो मुझे लगता है नहीं, काली पांडे की तो अब डेथ हो चुकी है, जी। तो काली पांडे तो अब है ही नहीं वो इस दुनिया में। गोपालगंज के आप कह सकते हैं कि सबसे एक तरह से पिछले 3 दशकों से उतना पॉपुलर फेस कोई नहीं रहा, तो अब वो है ही नहीं इस दुनिया में, और ना ही अब उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गोपालगंज की राजनीति को संभाल सके। तो काली पांडे का तो एक एपिसोड है ही नहीं वहाँ पे, वो है नहीं, तो जब जो आदमी जिंदा ही नहीं उसके बारे में आप क्या कह सकती हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है गोपालगंज, मतलब गोपालगंज में बीजेपी किसको लड़ाती है ये एक बड़ा सवाल है। पत्नी को उनके सुभाष सिंह की टिकट देती है, बीजेपी हार लूज कर जाएगी, है ना। पत्नी उनकी नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि पिछले 2-3 साल में ऐसा कुछ गोपालगंज में काम भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनको बहुत फेवरेट लिस्ट में रखें। तो सहानुभूति तब 22 में वो जीत गई, वो अलग बात है। अभी उनका कोई भी सहानुभूति नहीं है वहाँ पे। राजद के फेवर में है माहौल, क्योंकि वहाँ पे एक वोट बैंक है राजद का, गोपालगंज में बड़ा वोट बैंक है, तो बड़ी कांटे की लड़ाई रहेगी। मायावती और जनसुराज किसका वोट काटते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत निर्णायक होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि मायावती इस वक्त उतर गई है मैदान में और पूरे चुनाव के माहौल को बदल दिया है गोपालगंज में। हाँ, अभी पिछले मैं बोल तो रहा हूँ 2020 में मायावती के वजह से बीजेपी जीती। अगर बसपा से उन्होंने टिकट नहीं दिया होता, बसपा का कैंडिडेट वहां नहीं होता, तो दोनों अगर आप जो ठीक है उस वक्त मायावती गठबंधन में ही उन्होंने दिया था, लेकिन मायावती एक फैक्टर होगी, अगर वो सिंबल आता है तो निश्चित तौर पे इतना वोट तो मायावती को मिल जाएगा जितने से भाजपा जीती। सर, चलते चलते आप हमें ये बता दीजिए कि भाजपा से और राजद से प्रत्याशी कौन हो सकता है, किन लोगों के नाम हो सकते हैं वो? देखिए, भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा पिछले कुछ सालों में जो भाजपा की पॉलिटिक्स रही है वो ये रही है कि हम किसी को टिकट देके जिता लेंगे, है ना। अब वो दिन जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता, ये कुछ दिन तक होता है। जैसे इंदिरा गांधी के भी टाइम में हुआ था ऐसा कि उनके नाम, उनके सिंबल पे, राजीव गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ था एक बार जब इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, कि जिसको कांग्रेस से टिकट मिला, मतलब आप अगर उस वक्त होती हैं तो आप भी सांसद हो जाते हैं, मतलब ये टाइम था। ठीक ऐसा ही कुछ 2000 जो पिछले के जो इनके 2014 2019 तो जो लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो भाजपा का भी वो पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला कि किसी को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। हाँ ठीक है, भाजपा अंत तक अपना नाम नहीं क्लियर करेगी कि वो किसको टिकट देने जा रही है। जो सुभाष सिंह की पत्नी है उनका टिकट भाजपा को काटना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं लड़ पाएंगी जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। और कोई भाजपा के पास वहाँ अभी फिलहाल चेहरा नहीं है मतलब जिसके ऊपर हम बात कर सकें। किसी को भी भाजपा तो इसमें भी माहिर है कि कहीं के आदमी को कहीं चुनाव लड़वा देती है ना, पवन सिंह को लड़ा देगी, मतलब किसी को भी लड़ा देगी, कहीं से किसी को उतार देगी। तो भाजपा का सीट तो किसी को भी वो लड़वाएगी, पता नहीं, भाजपा का तो नहीं कह सकते। लेकिन राजद के 3 नाम हैं। मोहन गुप्ता, पिछली बार बहुत क्लोज थे वो, वहाँ के बिजनेसमैन है, सोने चांदी का कारोबार है उनका। मोहित गुप्ता होटल के व्यवसायी हैं, डिफेंडर वाले नेता जिनको कहा जा रहा है, और बहुत अच्छा उनका चल रहा है। मोहित गुप्ता भी इस वक्त अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सुनीता यादव एक बड़ा नाम है वहाँ पे, पिछले चुनाव लड़ी थी वहाँ की वो। तो सुनीता यादव, मोहन गुप्ता, मोहित गुप्ता में से राजद किसी को प्रत्याशी बना सकते। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें भारत एक सोच। मिलते हैं अगले भाग में ऐसे ही राजनीतिक रणनीति के साथ।